हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज हम इंडियन पॉलिटी के जो है वीडियो नंबर 3 की बात करूंगा, जिसमें हम लोग क्राउन रूल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आखिर क्या अगर मैं बता दूं कि मैंने पीछे के कुछ टॉपिक को खत्म कर दिया है, जैसे कि आपका कंपनी रूल था वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ से आपका क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट होगा। तो चैप्टर 1 हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, और इसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड वगैरह जो है हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड से हमने कंपनी रूल को खत्म कर लिए थे। अब ये जो है ये पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का पार्ट है, जिसमें कि मैंने पहले भी बताया था कि आपके इसमें 12 टॉपिक है। 12 में से पहला जो है हिस्ट्रिकली बैकग्राउंड है, चैप्टर नंबर 1 है, और यहाँ पे इसको मैं पूरी तरह से एनालिसिस करूंगा, जिसमें कंपनी रूल को मैंने खत्म कर दिया था। इसके बाद हम क्राउन रूल के बारे में बात करेंगे, जो 1858 से लेके 1947 तक जो है चल के आया है, यानी कि जब तक हमारी आजादी नहीं मिली तब तक ये चल के आया है, 1858 से लेके आपके 1947 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन है, हमने इंट्रोडक्शन देख लिए थे इसके कंपनी रूल को, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने कंपनी रूल को देख लिए थे। अब क्राउन रूल के बारे में हमें क्या करनी है, इसके ऊपर डिस्कस करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्राउन रूल में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को यहाँ पे मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, ये एक सिग्निफिकेंट एक्ट है, जो अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की 7th एडिशन की बुक है तो इसको ओपन करके रख लीजिए। लक्ष्मीकांत की 7th एडिशन की बुक है तो इसको ओपन कर लीजिए, बिल्कुल लाइन वाइज जो है मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए ये जो है सिग्निफिकेंट एक्ट है, और ये जो एक्ट है, ये इस एक्ट को जो लागू किया गया, कब एक्चुअली में इसको लागू किया गया, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसके कारण से बहुत सारी उथल पुथल हो गई थी, जिसके कारण से इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया। और ये पहली बार था जिसमें ये कहा गया, ये जो एक्ट है ये लाया गया जिस वजह से इसको कहा गया सेपोई म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अभी भी हमारी गवर्नमेंट जो है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहती है, 1858 के जो सेपोई म्यूटिनी हुआ था। ठीक है, क्योंकि शुरुआत जो हुई थी सेपोई से हुई थी, यानी कि सिपाही लोग जो है सबसे पहले, जो जिसमें कि आपके रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ठीक है, ये सब जो है इसमें इंक्लूडेड हुए थे। तो इसी के लिए इसका नाम जो है सेपोई म्यूटिनी रखा गया, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है रखा गया, जो 1857 में हुआ था। इस कारण से इसको देखते हुए इस तरह की जो वॉर आगे ना हो, इसके लिए क्राउन रूल को लाया गया, जिसमें पहला एक्ट लागू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। ठीक है, इस एक्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। गुड गवर्नेंस बस नाम के लिए था, कुछ इसमें गुड नहीं था। ठीक है, इसने सबसे पहले क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूलिंग थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूलिंग था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अबोलिश कर दिया पूरी तरह से, और जो पावर है, गवर्नमेंट की जो पावर है उसको ट्रांसफर कर दिया, गवर्नमेंट की पावर को, टेरिटरी को, रेवेन्यू को, किसको, आपके ब्रिटिश क्राउन, जिसके वजह से इसका नाम पड़ गया हमारा क्राउन रूल। यानी कि जितनी भी पावर थी, जो कंपनी के पास जो पावर थी, वो सब किसके पास ट्रांसफर हो गया, आपके ब्रिटिश क्राउन के बाद। अब यहाँ पे क्राउन रूल जो है चलने लग गया, लगभग 90 साल तक क्राउन रूल जो है यहाँ पे चलता रहा। ठीक है, अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। इस एक्ट के क्या फीचर्स थे, इसने सबसे पहले अगर बात की जाए इंडिया में गवर्न करने के लिए आगे की रणनीति को कहीं ना कहीं आगे दिखाया, आगे की रणनीति बनाई, जिसमें यह कहा गया जो भी अब गवर्नेंस होंगे वो कहीं ना कहीं क्राउन के हिसाब से होंगे, यानी कि क्राउन के नाम से ही होंगे। उनकी जो मेजेस्टी होगी, यानी कि जो ब्रिटेन में राज कर रही रानी है, उनके नाम पे ही यहाँ पे गवर्नेंस जो है किया जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किए, जो डेजिग्नेशन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, उसको चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, वायसराय ऑफ इंडिया। तो आपको ये पूछा जाता है कि पहली वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, और इसके साथ साथ जो वायसराय ऑफ इंडिया है वो कब जो है लागू किया गया था। तो सबसे पहले जो है हमारे वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे सबसे पहले इंडिया के वायसराय बने थे, कब, 1858 के टाइम पे। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो यहां इन्होंने दूसरी चीज लेके आए कि इन्होंने डबल गवर्नमेंट की जो सिस्टम चल के आ रही थी, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से अबोलिश कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, उन्होंने एक नई ऑफिस बनाई,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, और उसको कंप्लीट अथॉरिटी दी और कंट्रोल दिया कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कर सके। ठीक है, इंडिया की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है उस चीज को कर सके। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो क्या होगा, एक मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का, यानी कि ब्रिटिश के जो कैबिनेट में एक मंत्री होगा वो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक मेंबर होगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो जो भी इंडिया में चल रहा है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाए जाए। ठीक है, उसके द्वारा। आगे अगर बात करें, इन्होंने 15 मेंबर की काउंसिल को स्टेब्लिश किया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो इंडिया के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको कहीं ना कहीं असिस्ट करेगी, हेल्प करने में मदद करेगी। जो काउंसिल है वो एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी। ठीक है, जो काउंसिल होगी, जो आपके यहाँ पे इंडिया में बनाई जाएगी काउंसिल, वो कहीं ना कहीं किसकी तरह काम करेगी, आपके एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी। जो 15 मेंबर की जो काउंसिल बनाई जाएगी वो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी कि वहां पे क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके की चीज होनी चाहिए, किस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए, ये सारी रिपोर्ट जो है वहां प्रोवाइड करेगी। जो सेक्रेटरी स्टेट होगी उसकी एक चेयरमैन जो है बनाया जाएगा। यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो है चेयरमैन जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बॉडी को कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट किया जाएगा, और वो क्या कर सकती है, कोई भी मैटर होगा, कोई भी लीगल इलीगल रिलेटेड मैटर होगा उसको सू कर सकता है, और इंडिया को उसके बिहाफ पे वहां पे सू कर सकता है, जिससे कि वो इंग्लैंड में जाके इस चीज के जिस चीज के ऊपर सू किया गया उसको इंग्लैंड में दिखा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाया जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बॉडी जो है कॉर्पोरेट की जाएगी। ठीक है, अब अगर बात करें 1858 का जो एक्ट था वो क्या था कि इंप्रूवमेंट करना चाहता था किन में, जो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है, जो इंडिया में गवर्नेंस चल रही थी पहले से, जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से पहले चला रहे थे उसको चेंज करके कुछ नया लाना चाहते थे। ठीक है, चल वही रही थी, कुछ चेंजेस नहीं किया, कोई बदला बदली नहीं की गई थी, बस इसमें जो था वैसे ही बनाया गया, कोई इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई तरह की चेंजेस लाया गया। ठीक है, कहने को तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, लेकिन जो किसान है उनमें कहां इंप्रूवमेंट हुआ है, जो वहां के लोग हैं उनमें कहां इंप्रूवमेंट हुआ है, जो महिलाएं हैं उनमें कहां इंप्रूवमेंट हुआ है, किसी में इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया। लेकिन एक्चुअली में इसको कहा गया है कि भाई जो हम लोग ये लॉ लेके आ रहे हैं, एक्चुअली ये क्या करेगी, जो मशीनरी होगी इंडियन की गवर्नमेंट होगी उसको कहीं ना कहीं सुपरवाइज करेगी, कंट्रोल करेगी, और कौन कंट्रोल करेगा, इंग्लैंड करेगा। क्यों, क्योंकि यहां हम मालिक हैं, हम मालिक है तो हमारी चलेगी भाई, किसी और की नहीं चलेगी। ठीक है, तो इन्होंने जो सब्सटेंशियल वे ऑफ सिस्टम था गवर्नमेंट का उसको इंडिया में वैसे ही रहने दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। यानी कि जैसे अंग्रेजों के टाइम पे पहले से चल के आ रहा था जो कानून नियम, वो उस तरह के रहने दिए, कुछ थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करके यहाँ पे सेटलमेंट कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। इसमें क्या बताया गया, जब 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो क्रांति है वो रिवोल्ट हुई, तो वहां पे गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि हम आई थिंक इंडियन वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जो ग्रुपिंग बना रहे हैं उसमें सिर्फ ब्रिटिशर लोग होते हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ इंडियंस को कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेशन करने देना होगा, क्योंकि कुछ इंडियंस रहेंगे तो उनके साथ मिलीभगत रहेगी, और उनके साथ अगर बन के रखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया में हम लोग राज कर पाएंगे। तो उन्होंने ये देखा जो इंडियन का कॉर्पोरेशन है उसको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन का कॉर्पोरेशन को इंक्लूड किया जाए, कॉर्पोरेशन को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, जिससे कि वो अच्छी तरह से इसको गवर्नेंस को कर सके। ठीक है, इसके लिए उन्होंने पॉलिसीज को एसोसिएशन किया, जिसमें 3 एक्ट को लाए गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 एक्ट लाए इसको लागू करने के लिए। कौन कौन सी, 1861 का एक्ट लाया गया, 1892 का और 1909 का एक्ट जो है लाया गया। ठीक है, तो इन तीनों एक्ट में कहीं ना कहीं, और आगे भी देते रहे, लेकिन इन तीनों एक्ट मेजोरिटी जो है वो इंडियन को कहीं ना कहीं इसमें अपने पार्लियामेंट में या काउंसिल में जोड़ने की इरादे में थे। इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें जो 1861 का बहुत ही लैंडमार्क आपका एक्ट था। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से देखा जाए या पॉलिटिकल हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो एक लैंडमार्क था,
इंपॉर्टेंट था जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन लॉ मेकिंग प्रोसेस। अगर हम बात करें शुरुआती रिप्रेजेंटेशन की इंस्टीट्यूशन में, तो यहाँ पे इंडियंस को कहीं ना कहीं एसोसिएशन किया गया जिससे वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में अपनी कुछ भागीदारी दे सके। ठीक है, इसके साथ उन्होंने वायसराय ने क्या करेंगे, इसके लिए वायसराय क्या करेंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंटेड करेंगे। ठीक है, जिससे कि वो काउंसिल को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके। तो कौन यहां पे चुनने की हक रखता है, वायसराय। ठीक है, वायसराय क्या करेगा कि भाई नॉन ऑफिशियल, यानी कि नॉन ऑफिशियल इन द सेंस कहे तो नॉन ऑफिशियल मेंबर उनको कहते हैं जो इंडियंस होते हैं। ठीक है, ऑफिशियली मेंबर उनको कहते हैं जो ब्रिटिशर्स होते हैं। ठीक है, तो इंडिया एज ए नॉन ऑफिशियली मेंबर, ठीक है, उनके वो कुछ नॉमिनेटेड करेंगे और जिससे कि उसका काउंसिल, उनके जो काउंसिल है वो एक्सपेंड हो जाए। ठीक है, जो 15 मेंबर की काउंसिल रखी गई थी ना, उनमें एक्सपेंड करने की बात की गई। और क्या बताया गया, इन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने, जब वहां के उस टाइम के वायसराय थे, तो उन्होंने 3 इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहीं ना कहीं नॉमिनेटेड किया। तो कौन कौन थे ये, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है, एक्चुअली में ये लोग जो थे इन्हीं के ही लोग थे। ठीक है, इन्होंने अपने में से किसी को उठाया और भाई लो भाई बना दिया। ठीक है, बनाना तो था तो किन्हीं को भी बना दिया। उसके बाद इसमें और क्या चीज है, इन्होंने डिसेंट्रलाइज जो तरीका था, डिसेंट्रलाइज मतलब ऊपर की पावर है, ऊपर की पावर को नीचे की तरफ में डिवोल्यूशन करना, यानी कि नीचे भी पावर देते रहना। जैसे हमारी 3 टायर सिस्टम है, सेंट्रल, स्टेट और उसके बाद लोकल बॉडीज, तो इनके बीच में पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइज पावर कहेंगे। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन था, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो पहले पावर छीन गई थी, उसको कहीं ना कहीं रिस्टोरिंग कर दिया गया, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की तरफ चल पड़े। ठीक है, यानी कि बॉम्बे और मद्रास को उनकी जो पावर छीन ली गई थी कि वो सबऑर्डिनेट के तौर पे रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट के तौर पे ना रख के उनको उनके पावर दे दिया गया, जिससे ये डिसेंट्रलाइज पावर की तरफ बढ़ने लगे। अगर हम बात करें, इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जो शुरुआती में आया था 1773 में, उसमें जो सेंट्रलाइज एजेंसी रखा था उसको कहीं ना कहीं रिवर्स करने की यहाँ पे बात की। और इसकी जो क्लाइमेक्स है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली थी कब, 1833 में। उसको पूरी तरह से रिवर्स करके और इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन तरीका लाया, जिसमें बॉम्बे को और मद्रास को अपनी अपनी जो प्रेसिडेंसी की पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, वो उनको दे दी गई। अगर बात की जाए, ये जो पॉलिसी है लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन की, ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली इंटरनल ऑटोनॉमी दिया प्रोविंसेस की, कब, 1937 के बाद। यानी कि 1937 में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है पूरी तरह से, देखिए यहाँ कुछ दिया गया था लेकिन पूरी तरह से नहीं दिया गया था। जब ये पूरी तरह से दिया गया, कब दिया गया, इसमें 1937 में प्रोविंसेस को पूरी तरह से इंटरनल ऑटोनॉमी जो है दे दी गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। अगला क्या बताया जा रहा है, इन्होंने जो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बंगाल में भी स्टेब्लिश किया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में भी स्टेब्लिश किया, पंजाब में भी स्टेब्लिश किया। कब कब, जब बंगाल में बनाया गया तो 1862 में, 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, और 1897 में आपके पंजाब में इन्होंने आपके नई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेब्लिश किया। इन्होंने जो वायसराय है उनको रूल और ऑर्डर को और ज्यादा अपने बिजनेस को ट्रांजैक्शन करने के लिए, यानी कि जो दिनचर्या के बिजनेस है, जो काउंसिल के बिजनेस है, उनको सही तरीके से चलाने के लिए, सही ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने वायसराय को एम्पावर्ड किया कि वो इसके लिए रूल और ऑर्डर जो है बहुत अच्छी तरीके से बना सकें। साथ ही यहाँ पे एक और चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम को, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अंदर में एक मेंबर जो है, जो वायसराय काउंसिल का एक मेंबर जो है, उसको इंचार्ज बनाया जाएगा और एक से ज्यादा डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट के अंदर, इसको क्या हो जाएगा, उनको बांट दिया जाएगा, जिससे उनके फाइनल ऑर्डर के बिहाफ पे जो काउंसिल में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनसे क्या हो सकता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद एक फाइनल ऑर्डर बनाएंगे। इन द सेंस ऐसे समझिए कि भाई
ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए 3 लोग हैं, ठीक है। अब ये काउंसिल में सबको क्या किया जाए, इसको ये डिपार्टमेंट संभालने के लिए दे दिया, इसको ये डिपार्टमेंट, इसको इन दोनों को डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। अब इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इसने क्या किया, एक फाइल बनाया, दे दिया। इस बंदे ने जब इसका रिपोर्ट बनाया तो इसका फाइल बनाया, दे दिया। इस बंदे ने इन दोनों का रिपोर्ट बनाया और दे दिया। लास्ट में ये कंपाइल होके कितना अमाउंट या कितना चीज जरूरत है वो सारी चीजें एक कंपाइलेशन में मिल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट से काउंसिल ऑफ मैटर ने क्या किया, जो भी मैटर्स होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं और उसके बिहाफ पे वो उसको रिपोर्ट बना के जो हायर अथॉरिटी है उसको सबमिट कर देते हैं। इसके साथ जो वाइसरॉय है उसको ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए भी एम्पावर किया गया, वो भी बिना किसी कंकरेंस लेजिस्लेटिव काउंसिल के। यानी कि आप बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के आपका जब मन करे आप एक ऑर्डिनेंस ला सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी के टाइम पे ही आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो। और इमरजेंसी कब लगता था, आपको तो पता ही है कि वहां पे उस टाइम पे भैया हर कोई रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। तो हर कोई रिवोल्ट जब करना स्टार्ट कर देगा तो वहां पे इमरजेंसी ला सकते हैं। तो वहां अगर इमरजेंसी ला रहे हो तो कहीं ना कहीं वाइसरॉय अपनी ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर सकता है। और उस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ टाइम होगी वो कितनी होगी, 6 मंथ जो है होगी, जो कि आज भी है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। इसमें क्या खास था, इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें हमने देखा कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है, यानी कि जो इंडियंस की संख्या है वो क्या किया गया, एडिशन किया गया, ऐड किया गया। कहां पे, आपके सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे। यानी कि सेंट्रल लेवल पे, यानी कि अगर कंट्री की बात की जाए, इंडिया अगर कंट्री है तो इंडिया में ये इंडिया है तो ये सेंट्रल, और उसमें जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोविंसेस, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया गया, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी कि इंडियंस की संख्या जो है बढ़ा दिया गया, लेकिन जो मेजोरिटी है वो मेंटेन रखी। ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो मेंटेन रखी। कहने का मतलब सेंट्रल में मान लो 10 लोग हैं तो भाई 3 को इंडियन बना दिया, 3 की संख्या पहले, 2 की संख्या पहले इंडियन थी और 8 की संख्या क्या थी, आपकी फॉरेनर्स थी यानी कि ब्रिटिशर्स थे। तो इसकी संख्या को बढ़ा के 4 कर दिया और इसकी संख्या को घटा के 6 कर दिया, लेकिन मेजोरिटी किसकी है, अभी भी फॉरेनर्स की है, ठीक है। तो ये चीज बताया जा रहा है। चलिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब बात करते हैं जरा कि भाई और क्या चीज किया गया। सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव में देखा जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वहां पे इनकी संख्या को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, ठीक है। और साथ ही ऑफिशियल मेजोरिटी को कहीं ना कहीं यहाँ मेंटेन रखा गया, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे जो फंक्शंस है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उसको इंक्रीज भी किया गया, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे इनके फंक्शन को इंक्रीज किया गया और इनको कुछ ऐसी पावर दी गई जिससे ये बजट को जो है डिस्कस कर सकते हैं। बजट जो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में 1860 में, ठीक है। ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1860 के टाइम पे बजट को। तो बजट को कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1860 के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन को ये मिल गया कि वो इंडियंस जो है वो बजट पे डिस्कस कर सकते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन जो है काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इट प्रोवाइड, नॉमिनेशन दिया गया कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को, नॉमिनेशन हुआ कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर का, नॉमिनेशन हुआ कहां पे, सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। ऑफिशियल मेंबर्स को किसमें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। और कौन करेगा इसको जो करेगा वाइसरॉय करेगा। और वाइसरॉय भी किसी की राय लेगा ना, तो किसकी राय लेगा, यहां पे जो रिकमेंडेशन होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनकी राय से क्या करेगा, कुछ लोगों को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉमिनेटेड भी कर सकता है। दूसरा,
अब और कुछ लोगों को भी करेंगे, जैसे यहां पे दैट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसके मदद से, भाई यहां पे जो करेगा वो गवर्नर करेगा। कौन करेगा, यहां पे गवर्नर करेगा। किसके बिहाफ पे, किसकी रिकमेंडेशन होगी, यहां पे लोकल जो लोग हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, म्युनिसिपैलिटीज हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, जमींदार हो गए और चैम्बर्स वगैरह जो होते हैं वो हो गए। तो उनके रिकमेंडेशन से यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ लोगों को नॉमिनेटेड भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात बताई गई। आगे देखते हैं। इस एक्ट ने कुछ लिमिटेड भी लगाया और कुछ इनडायरेक्ट प्रोविजन जो है, जो इलेक्शन में, जिससे कि कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स को फिल कर सके, चाहे वो दोनों सेंटर हो या आपके एंड सेंट्रल हो या आपके प्रोविंशियल हो, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों में कुछ इलेक्शन से रिलेटेड यूज ऑफ इलेक्शन का यूज करके, मतलब इन दोनों में जब भी कुछ लोगों को भरे जाएंगे तो वो किसके थ्रू, या तो कुछ लिमिटेड होंगे, ठीक है, या इनडायरेक्टली प्रोविजन जो कि यूज किए जाएंगे, किसके, इलेक्शन का यूज किया जाएगा कुछ नॉन ऑफिशियल की सीट को भरने के लिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे वो प्रोविंशियल काउंसिल हो वहां पे। यानी कि यहां पे बात की गई इलेक्शन की, ठीक है, लेकिन जो वर्ड इलेक्शन है वो अभी तक किसी एक्ट में यूज नहीं किया गया। जो इलेक्शन वर्ड है, इलेक्शन कहा गया इलेक्शन का, लेकिन इलेक्शन वर्ड जो है वो किसी भी एक्ट में यूज नहीं किया गया। ठीक है, जो ये प्रोसेस है वो डिस्क्राइब किया गया नॉमिनेशंस और कुछ बॉडीज इसको कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन करेगी, उसके बेस पे नॉमिनेशन किया जाएगा। ठीक है, कुछ बॉडीज अपनी वोट वगैरह डालेगी और उस वोट से क्या होगा, नॉमिनेशन जो है किया जाएगा। ठीक है, ये बात बताया गया। आगे बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की। इसमें क्या बताया गया, इस एक्ट की बात करते हैं। यहां पे ये बताया गया कि इसमें भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो आपकी प्रोविंशियल की हो, तो दोनों में इनके साइज को क्या किया गया, साइज को इंक्रीज किया गया, इनके साइज को इंक्रीज किया गया। जो नंबर है मेंबर्स की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स की संख्या है उनको पहले जो 16 थे उनको बढ़ा के सीधा कितना बढ़ा गया, 60 सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और नंबर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो कोई यूनिफॉर्म नहीं था, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनमें यूनिफॉर्म नहीं था, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा मेंबर, जितना कम एरिया उतने कम मेंबर, इसलिए प्रोविंशियल में कोई इतना ज्यादा यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। लेकिन सेंट्रल में 16 से 60 कर दिया गया। इसके साथ इन्होंने ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो कहीं ना कहीं अपने पास ही रखी, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो ज्यादा था। लेकिन इनको इसके साथ अगर बात की जाए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो ज्यादा थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल थे उनकी मेजोरिटी रखी गई। ठीक है, तो ये बात बताया जा रहा है। इन्होंने जो फंक्शन है लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों ही लेवल पे, उसके जो फंक्शन है उस फंक्शन को भी इंक्रीज किया गया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों की जो फंक्शंस है उनको भी क्या किया गया, एनलार्ज किया गया। ठीक है भाई, जैसे जो मेंबर पहले सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, अलाउ होती थी, अब वो रिजोल्यूशन, पहले वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे किस पे, आपके बजट पे। ठीक है, इतना इनको था। लेकिन अब यहां पे रिजोल्यूशन भी ला सकते हैं। ये रिजोल्यूशन किसी काम का नहीं था, एक्चुअली में वहीं पे
अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो वहां पे रिजोल्यूशन लाके भी क्या कर लेंगे, क्योंकि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनकी संख्या क्या थी, कम थी, तो भाई वो रिजोल्यूशन लाए या ना लाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बजट तो पास होना ही होना है। ठीक है, तो अब वो रिजोल्यूशन जो है बजट में ला सकते हैं, यानी कि कहने तक की बात थी, बस पेन और पेपर पे थे, बाकी किसी चीज पे नहीं था। ठीक है, आगे क्या बात की गई, आगे बात की गई, इन्होंने पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कहीं ना कहीं इंडियंस को जगह दी, और वायसराय के साथ साथ आपके गवर्नर की काउंसिल में भी जगह दी, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो सबसे पहले ज्वाइन हुए वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और वो किस रूप में अपॉइंट हुए थे, एज ए लॉ मेंबर के रूप में ये ज्वाइन हुए थे। ठीक है, अगला, इन्होंने सबसे पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ध्यान दीजिए, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स के लिए क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, यानी कि यहां पे पहली बार कम्युनल जो है डिवीजन निकलते दिख रहे हैं, यानी कि सेपरेट इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो कब किया गया, 1909 में सेपरेट इलेक्ट्रोरेट की बात की गई। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई कब, 1909 में, जिसमें मुस्लिम मेंबर जो है अपने मुस्लिम वोटर्स को चुन सकते हैं। मुस्लिम मेंबर जो है वो सिर्फ मुस्लिम वोटर से ही चुना जाएगा, और ये एक्ट को लीगलाइज कम्युनलिज्म कहा गया, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो पहली बार इसको लाए, इसीलिए उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। किसको, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो ने ही इस चीज को लेके आए थे, इसीलिए कहा गया। क्योंकि जो ये 1909 का एक्ट आया था वो किसके बिहाफ पे आया था, उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता था, जिसमें लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, स्टेट फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो उस टाइम पे वायसराय थे, और उन्हीं के यहाँ पे लाया गया, इसीलिए इनको कम्युनलिज्म, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट जो है लॉर्ड मिंटो को कहा गया। इन्होंने सबसे पहले सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किसका, प्रेसिडेंशियल कॉर्पोरेशन का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, यूनिवर्सिटी और जमींदार के द्वारा प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें की गई। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। अगर बात की जाए अगस्त 20, 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पहली बार ये डिक्लेयर किया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है कि हम ये चाहते हैं इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंट्रोडक्शन किया जाए, ग्रेजुअली इंट्रोडक्शन किया जाएगा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं था, सब कहने वाली बात थी, कोई ऐसी चीजें जो है इनको दी नहीं गई थी। इनका काम था भैया डंडा दिखाओ, गाजर दिखाओ और डंडा मारो। जिनको भैया गाजर से काम चल रहा है उनको गाजर दिखाओ, जिनका डंडे से काम चल रहा है भैया कैरेट एंड स्टिक का पॉलिसी अपना रखे थे, और इससे ज्यादा ये कुछ देना नहीं चाहते थे। ठीक है, सारी पावर अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन इंडियंस को भैया भूखे मरे, प्यासे मरे, लेकिन पानी या खाना हम लोग जो है नहीं देंगे, हमारे हिस्से का बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो डिक्लेरेशन था गवर्नमेंट इन इंडिया में जो इंट्रोडक्शन ली गई थी उसमें डिक्लेरेशन क्या था, जो पॉलिसीज है उसकी मैजेस्टी
यानी कि उनकी मेजेस्टी गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसमें इंडियंस को हर एक ब्रांच में, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और उनकी संख्या को इंक्रीज किया जाएगा, जिससे उनकी सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं डेवलप हो और ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो, ठीक है, जिससे कि प्रोग्रेसिव कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दिखे, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है ब्रिटिश एम्पायर का। यानी कि लास्ट में ब्रिटिश एम्पायर लगाना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। हर जगह ब्रिटिश एम्पायर घुसेड़ देते थे, ब्रिटिश एम्पायर हर जगह घुसेड़ देते थे कि भाई ब्रिटिश एम्पायर लगा दो, भाई इंडिया का काम वहीं पे खत्म, ठीक है। तो भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1990 में उसको इनेक्ट किया गया, लेकिन इसको जो फोर्स में लाया गया 1921 में लाया गया, ठीक है। लागू जब किया गया, इनेक्ट जब किया गया, इनेक्टेड किया गया 1919 में और इन्फोर्स किया गया 1921 में। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता था। क्यों? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो कौन थे? वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। कब की बात हो रही है? 1999 की, यानी कि गांधी जी इस टाइम तक आ गए थे इंडिया में। उस टाइम पे भी यहाँ पे बहुत सारे दंगे चल रहे थे, इस वजह से जो है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 को लाया गया। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट थे, उनका क्लासिफिकेशन किया, उनको दो कैटेगरी में बदल दिया। क्या किए? जो भी इनके पास सब्जेक्ट था उसको दो कैटेगरी में बदल दिए, ठीक है। एक रखे सेंट्रल सब्जेक्ट और एक रखे प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है भाई। दो सब्जेक्ट में इन्होंने बांट दिया। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस बिहाफ पे करे कि भाई हम डिवोल्यूशन कर रहे हैं रूल्स का, हम रूल्स जो है यानी कि पावर जो है वो लोगों को दे रहे हैं, सेंट्रल को भी पावर दे रहे हैं और प्रोविंशियल को पावर दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ प्रोविंशियल के पास पावर नहीं था, सिर्फ कहने वाली की बात थी, सब पेन पेपर पे था लेकिन कुछ नहीं था इंडियंस के पास, ठीक है। तो ये रूल्स जो है कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करेंगे हमारे किसके? डेलीगेट्स ऑफ अथॉरिटी को, जो कि सेंटर से आपके कहां? प्रोविंसेस तक, ठीक है। और क्या बताया गया? जो ये एक्ट है कहीं ना कहीं रिलैक्स करेंगे, सेंट्रल जो कंट्रोल कर रही है प्रोविंसेस को उससे कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करेगी, यानी कि सेंट्रल अपने सब्जेक्ट पे काम करेगा, प्रोविंशियल अपने सब्जेक्ट पे काम करेगा, कोई किसी पे इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन कुछ नहीं था, सब कहने वाली बात थी, सब बर्बाद करने वाली बात थी। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो थे ऑथराइज थे कि वो अपने लॉ को बना सकते हैं रिस्पेक्टिव लिस्ट में, जो भी उनको सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट के हिसाब से वो अपने लॉज को बना सकते थे। जबकि जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट था वो कंटिन्यूअसली क्या चल रहा था? सेंट्रलाइज। जैसे कि मैंने बताया ना, ये सब चल क्या रहा था? सेंट्रलाइज ही तरीका चल रहा था, यूनिटरी ही चल रहा था, कोई प्रोविंसेस नहीं, कोई सेंट्रल नहीं। भैया हम अंग्रेज है, हम राज करेंगे, तुम कौन? तुम घर जाओ, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वहां पे चल रहा था। फिर इसको फर्दर डिवाइड किया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को इन्होंने भैया तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भैया फर्दर डिवाइड किया, और किसमें? एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में और एक रिजर्व सब्जेक्ट में। जो अच्छी अच्छी चीजें थी चलो भाई रिजर्व कर दो, जो बेकार चीजें भैया चलो ट्रांसफर कर दो। जो भी अच्छी अच्छी चीज थी उनको क्या किया? इन्होंने बोला भैया रिजर्व है, ठीक है। जैसे आपके प्रिजनर हो गया, लैंड हो गया, फाइनेंस हो गया, जस्टिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस हो गया, भैया रिजर्व है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट में लो भाई, क्या करोगे? भैया एजुकेशन पे बनाओ, हम हेल्प करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाओ, अरे भैया पैसा कौन देगा? ये भी तो बात उठती है। हेल्थ पे बनाओ, पब्लिक हेल्थ बनाओ। तो ये सारी चीजें ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखेंगे। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नर। और उसको एडवाइस कौन देगा? जो मिनिस्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो किसके हाथ में है? वो है भैया आपके किसके? जो रिजर्व सब्जेक्ट है
where administration by the governor and his executive council without being responsible to legislative council। यानी कि गवर्नर के हाथ में है, उसके एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई काम नहीं। आप घर पे बैठो, आराम करो, चाय पियो। ये जो सिस्टम लाया गया इसको कहा गया ड्यूअल सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम आया ड्यूअल स्कीम कहा गया, इसको कहा गया डायरकी। तो डायरकी सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया और कहाँ किया गया? भाई प्रोविंशियल लेवल पे इंक्लूड किया गया। और इसमें क्या था? दो सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर और रिजर्व। और ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होगा भैया? ऐसे सब्जेक्ट जिसपे भैया अंग्रेजी टांग अड़ाएंगे नहीं, और रिजर्व सब्जेक्ट ऐसा जिसमें इंडिया को घुसने देंगे नहीं। ठीक है, तो इसको कहा गया डायरकी। और बाद में 1935 आते आते इस डायरकी को भी अबॉलिश कर दिया गया। तो ये जो डायरकी है वो कहीं ना कहीं ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है कि भाई डबल रूल करेंगे, रूल लेकिन डबल तरीके से। आप भी करो और हम भी करेंगे। आप खाओगे नहीं, हम खाने देंगे नहीं, और जो भी खाएंगे हम ही खाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो एक्सपेरिमेंट था वो अनसक्सेसफुल होना ही था। आगे बात करते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहली बार बाई कैमरलिज्म को। लो भैया, एक नई चीज और लिया है, बाई कैमरलिज्म। और इसलिए चीजों के लाने की वजह से हम लोग आज पढ़ रहे हैं। क्या क्या लाया गया कि भाई बाई कैमरलिज्म में जो क्या होगा, बाई कैमरलिज्म तो लाए, और साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो कंट्री में भी लाए। बाई कैमरलिज्म के साथ साथ इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन को भी लेके आए, जिसमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो रिप्लेस होगी किससे? बाय कैमरल लेजिस्लेटिव, जिसमें एक अपर हाउस होगा जो लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं ना, जिसमें अपर हाउस क्या होता है? राज्यसभा होता है, और लोअर हाउस क्या होता है? आपका लोकसभा होता है। तो इस तरह से एक अपर हाउस बनाया जाएगा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी यानी कि लोअर हाउस के रूप में बनाई जाएगी। जो मेजोरिटी है मेंबर्स की वो इन दोनों हाउसेस से चुन के डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज करके आएंगे। ठीक है, तो यानी कि बाय कैमरलिज्म लाए और वहां पे इलेक्शन के थ्रू सब कुछ होने वाला है। इसके साथ इन्होंने क्या कहा कि भाई 3 में से 6 मेंबर जो है वायसराय एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल में होंगे वो इंडियन होंगे। तो भाई ये कुछ अच्छी बात बताई, 6 में से 3 जो होंगे वो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे, और लेकिन कमांडर इन चीफ नहीं होगा, अदर देन कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन लगा दी। इसके साथ और क्या चीज लाया इन्होंने? प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आपके कौन लेके आया था? लॉर्ड मिंटो लेके आए थे। उनको इन्होंने पहले उन्होंने नमक छिड़का, इन्होंने नमक के साथ मिर्च भी छिड़क दिया, यानी कि उन्होंने उसकी संख्या को और ज्यादा बढ़ा दिया, उनको सेपरेट करने की और ज्यादा जोर लगा पड़ा था, जिसके वजह से इन्होंने सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को भी अब रिप्रेजेंटेशन जो है बांट दिए। आओ भाई लो, आप भी खाओ, आप भी खाओ, आप भी बांटो। तो इस तरह की हरकतें जो है यहाँ पे करने लगे, यानी कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट जो है प्रोवाइड कर दी गई। इसके साथ इन्होंने कुछ फ्रेंचाइजीज दिए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को, जिनके पास प्रॉपर्टीज है, जो टैक्स अच्छी खासी दे रहे हैं और जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है। चलो भाई आओ, आपको हम थोड़ी बहुत फ्रेंचाइज देते हैं, आप ये जाओ इस एरिया में आप भी राज करो, और जो पैसा है वो हमें लगे दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी रखी गई। इन्होंने नई ऑफिसेस को बनाया, जो कि हाई कमीशन है इंडिया के लिए। कहां पे? लंदन में, यानी कि लंदन में बैठे बैठे सब कुछ देखते हैं। जो आज के टाइम पे हाई कमीशन है ना, जो इंडिया लंदन में, तो उस तरह का उस टाइम पे उन्होंने हाई कमीशन जो है लंदन में बना दिया था, और ट्रांसफर किए थे कुछ फंक्शंस को, जो अब तक हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ इन्होंने प्रोवाइड किया फॉर स्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, जिसके लिए आप खून जला रहे हो वो, तो पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप की गई कब? 1926 में, जिसमें यहां पे ये बात बताएगी कि भाई सिविल सर्वेंट को हम लोग क्या करेंगे? रिक्रूट करेंगे। सिविल सर्वेंट्स को हम लोग क्या करेंगे? रिक्रूट करेंगे, यानी कि इसके तहत पे हम लोग रिक्रूट करेंगे।
और ये जो किया गया, ये रिकमेंडेशन किसका था? ये आपका रिकमेंडेशन था ली कमीशन का। रिकमेंडेशन आया था किसका? ली कमीशन का। ठीक है, और कब आया था? सुपीरियर सिविल सर्विस ऑफ इंडिया 1923-24 के टाइम पे इनका रिकमेंडेशन आया था। इसके बेस पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सेटअप की जाएगी 1926 में, और इनके द्वारा क्या हो जाएगा, जो आपके पब्लिक सर्वेंट है उनको चुना जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। इन्होंने इट सेपरेट फॉर फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट को कहां से? आपके सेंट्रल बजट से इन्होंने अलग कर दिया, यानी कि बजट में भी इन्होंने सेपरेटिज्म लेके आए। बजट, सेंट्रल बजट अलग किया, चलो अच्छा भी किया, और एक जो प्रोविंशियल बजट था उनको अलग कर दिया, सेल बजट को भी अलग कर दिया। ठीक है, इसके साथ और क्या लाए इन्होंने? अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायरी इनटू एंड रिपोर्ट ऑन वर्किंग आफ्टर 10 इयर्स इट्स कमिंग इनटू फोर्स। क्या बताया जा रहा है? इन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट करने की बात की। ठीक है, जो कि कब की जाएगी? 10 साल के बाद। जो भी इस एक्ट के अंदर काम हुए उनको एनालिसिस करेगी, और उनको एनालिसिस करने के बाद जो रिकमेंडेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को भी, प्रिंस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको नरेंद्र मंडल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, उसको स्टैब्लिश करने की बात की गई। इसको स्टैब्लिशमेंट करने की बात की गई, और ये चैम्बर का इनॉग्रेशन जो है 1921 में किया गया, जिसमें 120 मेंबर थे, जिसमें प्रिंसेस जो थे, जो प्रिंस राजा रजवाड़ा जो थे वो 108 सीटों पर स्टेट से आते थे, और 12 रिप्रेजेंटेशन जो है अदर स्टेट से थे। ठीक है, और इसको जो हेड कौन कर रहा था? वायसराय, गवर्नर जनरल कर रहे थे, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे, वायसराय कर दिए गए। ठीक है, और यहां पे ये किस लिए बनाया गया था? ताकि जो फैसिलिटेट कर सके, इनके कंसल्टेंसी को सुन सके, इनसे डिस्कस कर सके, कोई भी अगर इनका कॉमन इंटरेस्ट हो उसके बिहाफ पे ये अपनी कंसल्टेशन कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा। इसके बाद जो है हम लोग साइमन कमीशन के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे साइमन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा इस चैप्टर को। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।